इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट अगर probability of A intersection B is equals to probability of A dot probability of B. याद रहे कि ये वाला फार्मूला नहीं है, ये वाला फार्मूला मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो ये वाला नहीं है. मल्टीप्लिकेशन रूल था कि जी probability of A intersection B is equals to probability of A dot probability of B given A. मगर यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये वाली चीज़ है ना, मैंने कहा थी यहाँ पे ए के होने से बी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जो है ए के गिवन होने से बी पे कोई असर नहीं पड़ा. सो ये मल्टीप्लिकेशन रूल के जो है ना बेसिकली फार्मूलाज हैं. और इन फार्मूलाज को ऑब्वियसली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B is equals to probability of A के B के होने से A में कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सो अगर मेरे पास ये वाले रूल फुलफिल हो रहे हों तो मैं कहता हूँ कि ये दो इवेंट जो हैं वो आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं. A B से इंडिपेंडेंट है क्योंकि B के होने से A पे कोई असर नहीं पड़ता. इस तरह से B A से इंडिपेंडेंट है. सो ये बेसिकली मेरे पास इंडिपेंडेंट के फार्मूलाज हैं. नाउ इस पर ये बात नोट करने वाली है कि हमने जो इंडिपेंडेंस है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट से काफ़ी मुख्तलिफ है. कि ये मेरे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंस की बात है. एज कंपेयर टू दिस जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उनके लिए मेरे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल्स टू 0 हो तो मैं कहूँगा कि जी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस के अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट होता है. तो ये वाली दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं. इस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इसमें से कोई माइनस नहीं करना पड़ेगा. तो ये वाले रूल जो है ना, ये वाले रूल हमारे पास हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए या डिसजॉइंट के लिए. डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक ही चीज़ है. तो ये रूल हमारे पास हैं डिसजॉइंट के लिए. तो हमें याद रखना है कि इंडिपेंडेंस डिफरेंट चीज़ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट चीज़ है. सो अगर मेरे पास एक इवेंट है, दो इवेंट्स हैं वो डिसजॉइंट है यानी कि उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 है तो वो खाली तब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जब उनके अंदर, क्योंकि इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और ये दोनों स्टेटमेंट खाली तब इक्वल हो सकती हैं जब मेरे पास या तो ए 0 हो या बी 0 हो. अदरवाइज जो है कभी भी जो डिसजॉइंट इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. अदरवाइज जो इवेंट डिसजॉइंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा. सो अब जो है इंडिपेंडेंस की हम बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं. मगर एग्जांपल करने से पहले हम इस इंडिपेंडेंट को दो से ज़्यादा इवेंट्स पे जो है ना वो मैप करते हैं. तो दो इवेंट की इंडिपेंडेंस तो ये है, ठीक है. कि मैंने दो इवेंट्स की इंडिपेंडेंस शो करनी हो तो मैं खाली ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके इंडिपेंडेंस शो कर सकता हूँ. अगर ये वाला फार्मूला होल्ड करता है तो दो इवेंट्स जो है ना इंडिपेंडेंट है. मगर अगर लेट्स से 3 इवेंट्स हैं और मैंने दिखाना है कि वो आपस में इंडिपेंडेंट है, फिर मैंने क्या शो करना है. तो 3 इवेंट्स के लिए, ये 3 इवेंट्स के लिए, ये जो था ये 2 इवेंट्स के लिए था. 3 इवेंट्स के लिए मैंने ये दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. और मैंने ये भी दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और मैंने सारे बाकी भी जो है ना 2 इवेंट्स के कम्बिनेशन दिखाने हैं. वो कौन कौन से हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सो अगर
2 इवेंट्स हैं और मैंने ये शो करना है कि वो इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं हैं, तो अगर मैं खाली ये पहली वाली स्टेटमेंट शो कर देता हूँ तो काफ़ी है। अगर 3 इवेंट्स हैं और मैंने शो करने के इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं हैं, तो ये चारों स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू होने चाहिए, तब मैं शो कर सकूँगा कि वो इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं हैं। अगर चारों में से एक भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होती है, तो वो वाले 3 इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट हैं। सो 3 इवेंट्स की इंडिपेंडेंस के लिए मैंने ये चारों स्टेटमेंट शो करनी है। इस केस में मैंने 1 2 3 4 शो करनी है, इस केस में खाली 1 शो करनी है। इस तरह से अगर 4 इवेंट्स होंगे तो मैंने उसमें ये भी दिखाना है कि उनमें से हर 2 इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हैं। और मैंने ये भी दिखाना है कि उनमें चारों में से हर 3 इवेंट जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं और चारों के चारों भी आपस में इंडिपेंडेंट हैं। फिर वो जो 4 इवेंट का सेट होगा वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। सो अब जो है ना हम एग्जांपल्स के लिए रेडी हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में मेरे पास एक बॉक्स गिवन है और बॉक्स के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं, और मैं बॉक्स के अंदर से 3 बॉल्स को ड्रॉ करता हूँ विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट से बरात है कि मैं बॉक्स में से बॉल्स ड्रॉ करता हूँ, उसको देखता हूँ, नोट करता हूँ और फिर वापस रख देता हूँ। तो बॉक्स की जो है सिंबल स्पेस चेंज नहीं हो रही है, बॉक्स का साइज़ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बॉक्स में बॉल्स को वापस रख रहा हूँ हर दफ़ा। तो वो कह रहा है कि क्या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 2 रेड एंड अ ब्लू बॉल जो है ना वो बॉक्स में से ड्रॉ किए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो हमने सवाल का जवाब हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन हमने ये निकालना है कि जी प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास पहली बॉल जो है वो लेट्स से रेड है एंड दूसरी बॉल मेरे पास रेड है और तीसरी बॉल मेरे पास ब्लू है, और फिर इसका यूनियन कि मेरे पास पहली बॉल रेड है, दूसरी बॉल मेरे पास शायद ब्लू है और तीसरी बॉल मेरे पास रेड है, और यूनियन। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे पास पहली बॉल ब्लू है, दूसरी बॉल रेड है और तीसरी बॉल भी रेड है। सो मैंने इसका आंसर निकाला, और ये तीनों इवेंट्स जो हैं मेरे पास, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये, और ये तीनों इवेंट्स जो हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इनका जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा कि इनकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इंटरसेक्शन ही लिख रहा टाइम बचाने के लिए, R1 R2 B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 B2 R3, इनमें इंटरसेक्शन है जो मैं लिख नहीं रहा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 R2 एंड R3। और क्योंकि इनके तीनों इंटरसेक्शन है इनके अंदर, और इंटरसेक्शन के केस के अंदर जब हम चीज़ों का ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो इसका आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा, वही आंसर इसका आएगा। इस वजह से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये इक्वल्स टू है 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 एंड R3। तो बेसिकली मैंने खाली इसका आंसर निकाला, मेरे पास टोटल ओवरऑल आंसर आ जाएगा। सो हमने 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 इंटरसेक्शन नॉट R3 बट B3 सॉरी B3, इसका हमने आंसर निकालना है। और क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट मेरे पास इवेंट्स हैं, सो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। मुझे यहाँ पे ना गिवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सैम्पल स्पेस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। और इसका आंसर क्या आएगा कि जी पहला मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 है, इसका आंसर आएगा 3/5। मेरे पास टोटल 5 बॉल्स हैं बॉक्स के अंदर, इसमें 3 रेड है, तो 3/5 इसका आंसर आएगा। और मेरे पास सेकंड टाइम बॉक्स में कोई चेंज नहीं आ रही क्योंकि मैं बॉल को मैंने वापस रख दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दोबारा से 5 और दोबारा से 3/5, क्योंकि मेरे पास 3 रेड बॉल्स अभी बॉक्स के अंदर है। और थर्ड टाइम भी मेरे पास बॉक्स में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो मेरे पास 5, मगर मेरे पास जो ब्लू बॉल्स हैं वो 2 हैं, तो 2/5। और इसका आंसर क्या आएगा, 9 × 2 इज़ 18/125। और मैंने इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना था, सो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सो जो है मेरे पास मेरा फाइनल आंसर जो है ना वो ये आ जाएगा। सो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास एक बायस्ड कॉइन है। इस तरह का कॉइन है कि जिसके अंदर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इसका मतलब है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और मैं इस कॉइन को टॉस करता जा रहा हूँ यहाँ तक कि मेरे पास पहली टेल आए। तो मैंने इसको टॉस किया, पहली दफ़ा हेड आया, मैंने फिर से टॉस किया, फिर हेड आया, जब तक टेल नहीं आई मैं टॉस करता जा रहा हूँ। सो लेट्स एक्स एक इवेंट है जो नंबर ऑफ टॉस जो है ना उसको काउंट करता है। तो इसे नंबर ऑफ टॉस कॉइन टॉस है। सो मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्स की वैल्यू 3 है। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने पहले मेरे पास हेड आया और थर्ड नंबर पर टेल आया। और इसी तरह से जो सेकंड मेरे पास सवाल है, इसका सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू लेस देन 5 है। सो आइए इन दोनों सवालों को देखते हैं सोल्यूशन। सो पहला सवाल है कि प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि मुझे ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली दफ़ा मेरे पास हेड आया, फिर हेड आया और फिर टेल आया। क्योंकि टेल जब आएगा तो मैं टॉस करना बंद कर दूंगा, तो लास्ट वाला टेल होगा, बाकी सारे हेड होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और क्योंकि हर दफ़ा जब मैं टॉस करता हूँ वो पिछले टॉस से इंडिपेंडेंट है, मेरे पुराने टॉस का अगले टॉस पे कोई असर नहीं पड़ता। इस वजह से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है जी 0.7 टाइम्स 0.3 टाइम्स 0.7 दोबारा से टाइम्स 0.3। तो ये इसका आंसर आएगा which is I think equals to 0.144। सो ये मेरे पास पहले जो है ना सवाल का जवाब आया। सेकंड सवाल है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5, इसका हमने आंसर निकालना है। ये पार्ट बी है इस सवाल का। सो पार्ट बी जो है x लेस देन 5 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 1 यूनियन और x इज इक्वल टू 2 यूनियन x इज इक्वल टू 3 यूनियन x इज इक्वल टू 4। सो बेसिकली इस केस में हमने x1 से लेके 4 तक का आंसर निकालना है। सो इसका मतलब है जी प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 1 वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी, अब क्योंकि बाय द वे ये सारे के सारे जो हैं इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या डिसजॉइंट हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। सारों को मैं ऐड कर सकता हूँ। और फिर क्या होगा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि मैंने एक दफ़ा टॉस किया और मेरे पास टेल ही आ गया, तो मैं टेल पर रुक गया। ये मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 का मतलब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू का मतलब है कि मैंने 2 दफ़ा टॉस किया, पहली दफ़ा ज़ाहिर हेड आएगा, सेकंड टाइम टेल आएगा, मैं इस पर रुक जाऊंगा। मेरे पास क्या आएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली दफ़ा हेड सेकंड टाइम टेल। इस तरह से 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल, 4 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 टेल। और मैंने सबका आंसर निकालना है। और ये सारे आपस में जो है ना डिसजॉइंट इवेंट हैं, तो मैं इंडिपेंडेंट हैं इवेंट्स। सो इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का आंसर आएगा जी 0.3, मुझे ये पता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड था 0.7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी टेल था 0.3। इस केस में मैंने कोई गिवन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इंडिपेंडेंट थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल जो ये चीज़ आई है, ये आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। सो बेसिकली मैंने वही वाला जो है ना यहाँ पे टाइम्स किया है, प्लस मेरे पास इसका आंसर आएगा जी हेड था 0.7 टाइम्स 0.7 टाइम्स 0.3, और ये जो आखिरी वाला है प्लस उसका आंसर आएगा, हेड का था जी 0.7, 3 दफ़ा हेड है तो मैं 0.7 रेज़ टू पावर क्यूब कर रहा हूँ, और टाइम्स 0.3। सो बेसिकली इन सब को हम हल करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर और हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अब एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने 2 डाइस रोल किए हैं और जो ए है, इवेंट ए है, वो कह रहा है कि सम ऑफ 2 डाइस का जो है वो 7 है, सम जो है वो 7 है,
ये इवेंट ए है। इवेंट बी ये है कि डाइस 1 जो है उसके ऊपर 3 आया हुआ है, और इवेंट सी ये है कि डाइस 2 पे 4 आया है। तो यहाँ पे डाइस 1 पे 3 आया है और यहाँ पे डाइस 2 के ऊपर 4 आया है। और सवाल ये पूछा गया है कि क्या ए बी सी जो 3 इवेंट्स जो हैं क्या ये आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। और अब क्योंकि हमारे पास 3 इवेंट्स हैं तो हमने इनको पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है कि जी आपस में हर 2 इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं और तीनों आपस में भी इंडिपेंडेंट है। तो हमने बेसिकली क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है इस सोल्यूशन के अंदर कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर 2 होते तो हम इससे काम चला लेते और हमारे पास और हमें कुछ ना करना पड़ता। 3 है तो हमें क्या करना है कि ये भी करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वो इक्वल्स टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हमें ये भी प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एंड फाइनली हमें ये भी प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी is equals to probability of A dot probability of B dot probability of C। और अगर इन चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट भी हम प्रूव ना कर सके या ना दिखा सके तो बेसिकली ए बी सी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ये चारों जब होंगी सही तब हम ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो सोल्यूशन अब हम बारी बारी सारों को प्रूव करते हैं, मगर उससे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं और ए बी सी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो सैम्पल स्पेस हमारे पास किस तरह से आएगी कि जी हमारे पास 6x6 के डाइस हैं, तो सैम्पल स्पेस के अंदर 36 हमारे पास चीज़ें आनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ए बी 6 के लिए और जगह बना लेते हैं। 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। और दरम्यान में सम लिखते हैं सबका, तो इसका सम 2 होगा, 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। तो ये हम सारे सम लिखते हैं। सो अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि जी सम जो है वह 7 है। तो ए के केस के अंदर हमारे पास एक ये वाला खाना है, एक ये वाला खाना है, ये वाला खाना है, ये वाला खाना है, ये वाला। तो बेसिकली डायगोनल जो है हमारे पास ए के केस में जो डायगोनल हमारे पास है वो ए के अंदर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 6 over 36 विच इज़ इक्वल टू 1 over 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, बी लेट्स से मेरे पास ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। तो प्रोबेबिलिटी बी है कि डाइस 1 पे 3 आया, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये वाला खाना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये वाला खाना है, इसका मतलब है इस खाने में भी 6 चीज़ें हैं, तो 6 over 36 इज इक्वल टू 1 over 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, प्रोबेबिलिटी सी ये है कि डाइस 2 पे 4 आया है, और ये वाला जो खाना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना ये वाला हमारे पास बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये वाला जो है ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी के केस के अंदर भी हमारे पास 6 टोटल खाने हैं 36 में से, विच इज़ 1 over 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1 over 6 है, बी 1 over 6, सी 1 over 6 है। अब देखते हैं कि जी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। हमें पता है कि इस तरफ जो है बेसिकली 1 over 6 1 over 6 इज इक्वल्स टू 1 over 36 आना है। इस तरफ क्या आएगा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। सो इसका मतलब है कि ए और बी का कॉमन कितना है, तो मेरे पास ये वाला ए था,
ये वाला खाने ए थे और मेरे पास जो ये वाला खाना बी था और बीच में खाली ये वाला सेल जो है दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी 1/36। सो मेरे पास पहली जो स्टेटमेंट है ये होल्ड करती है। सो दूसरी स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, क्या ये इक्वल्स टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू के ऊपर। मैं यहाँ पे मुझे वंस अगेन पता है कि ये 1/6 है 1/6 है, तो यहाँ पे तो 1/36 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी क्या होगा, ए मेरे पास ये डायगोनल है, सी मेरे पास ये कॉलम है और वंस अगेन ये एक कॉमन खाना आ रहा है, सो इसका मतलब है इसका आंसर भी 1/36 है। सो ये जो सेकंड वाली मेरे पास स्टेटमेंट थी ना, ये भी होल्ड करती है। तो हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये इक्वल्स टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और मुझे वंस अगेन पता है कि जो है इसका आंसर 1/36 आना है, क्योंकि ये दोनों 1/6 के बराबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी मेरे पास जो था वो ये वाला रो थी, सी मेरे पास ये वाला कॉलम था और जो इन दोनों के दरमियान में भी एक खाना जो है वो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है 1/36। तो ये भी होल्ड करती है। सो ये भी होल्ड कर रही है। और मैंने आखिरी वाला चेक करना है, वो क्या था कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आएगा 1/6 टाइम 1/6 टाइम 1/6, which is 36 times 6 is 2 1 carry 6 18 90 192 I think। तो इसका आंसर आएगा 1/192। इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो मेरे पास ए जो है वो ये वाला कॉलम है, बी जो है वो ये वाला रो है, सी ये वाला कॉलम है। तो डायगोनल रो कॉलम इन तीनों में ना खाली ये वाला स्पेशल खाना कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1/36। सो 1/36 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/92 के इक्वल। सो इसका मतलब है कि जो थर्ड वाली हमारी स्टेटमेंट है ये होल्ड नहीं की है। तो क्योंकि एक स्टेटमेंट भी अगर होल्ड ना करे तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो इस वजह से जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट हैं। ये जो है ए बी सी जो है ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सो हम कहेंगे जी ये डिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून।